Hello students, good morning all of you. I hope you are safe at your home. Our online class will not continue due to network problem. So I will send you this video. Try to understand this. And if you have any problem, then please contact to me. So firstly, yesterday I was explained about the Ohm's law. What is Ohm's law? According to Ohm's law, at constant temperature, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference. Ohm's law में क्या, अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको ये अच्छे से क्लियर किया है कि Ohm's law क्या कहता है कि जब किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो करवाते हैं तो वो करंट क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। यहाँ देखिए करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और जो ग्राफ अगर हम वी एंड आई पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में जो ग्राफ जो हम करते हैं वो क्या है हमारा, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आता है, यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है और एक स्ट्रेट लाइन आता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वो जो एक्स एक्सिस पर इंडिकेट करेंगे एंड करंट को वाई एक्सिस पर। यहाँ पर हमें एक सैम्पल प्रॉब्लम गिवन है कि जो वैल्यूज है करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कोइल फॉर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू गिवन है। ये करंट है आपकी और ये वोल्ट है, यानी कि वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस। तो प्लॉट इसमें क्या पूछा है आपसे, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वी एंड आई यानी कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कोइल, और कोइल का रेजिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए ग्राफ बिल्कुल वही स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि जब करंट जीरो होगी तो वोल्टेज भी जीरो होगी, तो ये जीरो से इधर से स्टार्ट हो जाएगा, तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। कभी भी अगर आपसे पूछे कि कैसा ग्राफ होगा ओम्स लॉ का वी एंड आई के बीच में, तो हमेशा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। एंड अगर हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया भी है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। यहाँ पर पोटेंशियल वोल्टेज जो है 6.8, देखिए यहाँ पर 6.8 है, करंट 0.4 है, तो वही रखी है, कैंसिल आउट किया है, तो हमारे पास क्या आ गया 17 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस क्या आ गया 17 ओम। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जिससे वो क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। नाउ कौन कौन से फैक्टर है जो कंडक्टर के रेजिस्टेंस के को अफेक्ट करते हैं, देन दीज आर द फोर फैक्टर्स, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये चार जो फैक्टर्स हैं हमारे वो किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर की लेंथ के, यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इट मीन्स अगर एल इंक्रीज होगा तो आर भी हमारा इंक्रीज होगा, यानी कि लेंथ इंक्रीज होगी तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इनकेस अगर एल यानी कि लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ से आपको क्या समझ में आया, जितना लंबा यानी कि जितना लंबा कंडक्टर होगा, जितना लंबा होगा, जितनी उसकी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही वो ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो लगाएगा, और जितनी इसकी कम लेंथ होगी, जितना छोटा कंडक्टर होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस जो वो लगाएगा। यहाँ से एक चीज़ और आपके निकल के आती है, अगर हम लेंथ जो है कंडक्टर की उसको डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और अगर हम इसको हाफ कर देते हैं लेंथ को तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ। इट मीन्स अगर एक एल इंक्रीज होगा तो आर भी इंक्रीज होगा, एल डिक्रीज होगा तो आर भी डिक्रीज होगा। सेकेंड फैक्टर इज इफेक्ट्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर का किसका, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यानी कि इन्वर्सली 1/a लिखा हुआ है यहाँ पर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स अगर एरिया बढ़ेगा किसी कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इसी केस में अगर हम एरिया को, किसी कंडक्टर के एरिया को अगर हम डबल कर देते हैं तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, उसका हाफ हो जाएगा।
और अगर एरिया को हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा डबल, यानी कि एक अगर दुगना होगा तो दूसरा आधा हो जाएगा, और एक अगर आधा होगा तो दूसरा दुगना हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा ये एक फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिस पर हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करता है। यानी कि जितना मोटा वायर होगा उतना ही क्या होगा, कम रेजिस्टेंस होगा, लेंथ ज़्यादा होगी, और ये तो और जितना पतला वायर होगा उसके उतनी ही क्या होगी, हाई रेजिस्टेंस होगी। तो रेजिस्टेंस वायर जो है वो उसके डायमीटर के भी इनवर्सली, यानी कि जितना चौड़ा होगा मोटा होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस लगेगा, और जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगा। थर्ड जो इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कि अलग अलग मटेरियल्स के हिसाब से अलग अलग जो है रेजिस्टेंस वो अपोज करता है। फॉर एग्जांपल सिल्वर जो है वो गुड कंडक्टर है, तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स। तो अलग अलग मटेरियल्स के हिसाब से कंडक्टर जो है वो अलग अलग रेजिस्टेंस जो वो शो करता है। एंड द लास्ट वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर को टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर किसी प्योर मेटल का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज। इट हैज मीन, देखिए यहाँ पे गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल पेयर मेटल इंक्रीज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम टेम्परेचर उतना ही कम रेजिस्टेंस। तो आई थिंक ये जो आपको टॉपिक है बेटा अभी तक क्लियर हो गया है।